नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सबका हमारे प्रशस्त अकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के प्रश्न में प्रगतिवाद और प्रगतिशीलता में क्या अंतर है, ये प्रश्न है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। चलिए आज के प्रश्नों को हम हल करते हैं। पूछ रहा है कि प्रगतिवाद और प्रगतिशीलता में क्या अंतर है। प्रगतिवाद है एक विशेष राजनीतिक विचारधारा से बंधे रहना तथा प्रगतिशीलता है जड़ीभूत विचारधारा से मुक्त होना। प्रगतिवादी मार्क्सवादी एवं प्रगतिशील होता है। फ्रायडवादी प्रगतिवाद है सामाजिक उत्थान करना और प्रगतिशील है आत्मोत्थान की भावना में लगे रहना। प्रगतिवाद भारतीय कुरीतियों का विरोध करना है और प्रगतिशीलता है समस्त परंपराओं का अनुपालन करना। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा कि प्रगतिवाद है एक विशेष राजनीतिक विचारधारा से बंधे रहना तथा प्रगतिशीलता है जड़ीभूत विचारधारा से मुक्त होना। जड़ीभूत विचारधारा से मुक्त होना ये प्रगतिशीलता है और राजनीतिक विचारधारा से बंधे रहना ये प्रगतिवाद। फिर अगला प्रश्न है, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम है। ये 7 कवि जो थे, 7 कवियों से मिलकर तार सप्तक बना। इसमें 7 कवि थे, 4 सप्तक प्रकाशित हुआ था और प्रत्येक सप्तक में 7 कवि थे। प्रथम जो तार सप्तक था उसका प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी था और इन चारों सप्तकों के जो संपादक थे वो अज्ञेय थे। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार रहे हैं, तो अंग्रेजी उपन्यास रहे हैं। हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार अंग्रेजी उपन्यास रहे हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में प्रकाशित एक निबंध उपन्यास रहस्य में इस बात को स्वीकार किया है कि उपन्यास के प्रचलन, विकास एवं सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को ही है, जिनसे प्रेरणा लेकर हिंदी में भी उपन्यास की रचना की जाने लगी। इस प्रकार से हिंदी उपन्यासों की संरचना का मूल आधार जो है वो अंग्रेजी उपन्यास है। बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है कि हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजों की नकल करते जाते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांत पर सीख रहे हैं। सन 1853 ईस्वी में बंसीधर द्वारा थॉमस डे के लोकप्रिय उपन्यास सैंडफोर्ड एंड मर्टन का अनुवाद किया है। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी का रचना विधान। ये पूछ रहे हैं कि किसकी रचना है। हिंदी कहानी रचना और विधान नामक आलोचनात्मक कृति के प्रणेता जो हैं वो जगन्नाथ प्रसाद शर्मा हैं। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। और इनकी एक रचना और है, हिंदी गद्य शैली का विकास। डॉक्टर नगेंद्र इसमें दिए हुए हैं। डॉक्टर नगेंद्र की रचनाओं में साकेत एक अध्ययन, रीत काव्य की भूमिका, सुमित्रानंदन पंत, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका और साहित्य का समाजशास्त्र। और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की कृति है हिंदी साहित्य, उसकी सांस्कृतिक भूमिका, ये भी महत्वपूर्ण है और ये अभी नेट के एग्ज़ाम में 1-2 साल पहले पूछा गया था। मूलतः रंगमंची प्रयोगों को दृष्टि में रख कर लिखा गया इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक कौन है, तो रंगमंची प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया लहरों का राजहंस मोहन राकेश का यह नाटक है, मोहन राकेश का, और यह 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना 1934 में प्रकाशित हुआ था। और नहुस जो है ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र के अनुसार ये पहला नाटक है और इसके रचनाकार गिरधर गोपाल शर्मा हैं।
हिंदी का पहला प्रतीकधर्मी नाटक है। हिंदी का पहला प्रतीकधर्मी नाटक जो है वो कामना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है और 1927 में इसका प्रकाशन वर्ष माना गया है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। वत्सराज जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग, कामना, स्कंदगुप्त, एक भूत, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, इसमें कामना नाटक इनका जयशंकर प्रसाद का हिंदी का प्रथम प्रतीकधर्मी नाटक माना गया है। पंत का है रजत शिखर, मोहन राकेश का आषाढ़ के एक दिन, लक्ष्मी नारायण मिश्र का वत्सराज। निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। उन्होंने लिखा है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। फिर अगला प्रश्न है, कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट एवं यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ, उसका नाम है, ये महादेवी वर्मा है। महादेवी के जो रेखा चित्र हैं, रेखा चित्र तो बहुत लोगों ने लिखा है, लेकिन महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों को हम जब देखते हैं तो वो जैसे जीवंत हो उठते हैं। और इनकी रचनाओं में निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा, दीपशिखा और सप्तपर्णा। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं, तो ये हैं रामचंद्र शुक्ल। यह भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक तो रामचंद्र शुक्ल। फिर अगला प्रश्न है, रस मीमांसा नामक शास्त्रीय समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन हैं? तो ये हैं रामचंद्र शुक्ल, रस मीमांसा। और रस डॉक्टर नगेंद्र की जो रचना है वो है रस सिद्धांत। निम्नलिखित में से उस आलोचक का नाम बताएं जो समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी है। तो यहाँ पे देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इन्होंने कोई कविता नहीं लिखी है। निर्मला जैन, इनकी भी कोई कविता नहीं है। विजेंद्र स्नातक, इनकी भी कोई कविता नहीं। रामविलास शर्मा ने आलोचना के साथ साथ ही जनवादी कविताएं भी लिखी हैं। अगर रामविलास शर्मा की रचनाओं को हम देखें तो प्रेमचंद्र, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद्र और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना इत्यादि। कामायनी एक पुनर्विचार के रचनाकार कौन है? नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें ऑप्शन देखना पड़ेगा। कामायनी एक पुनर्विचार, ये मुक्तिबोध की रचना है। कामायनी एक पुनर्विचार, मुक्तिबोध। इनकी अन्य रचनाओं में नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में अगर हम देखें तो सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। उचित चेत चंद तय ताही पद्यांश में प्रयुक्त चंद शब्द बाबू श्याम सुंदर दास के विचार से कबीर की भक्ति की विशेषता प्रकट करने वाला है। किस विशेषता को व्यक्त करता है यह शब्द चंद क्या है? तो चंद का अर्थ जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार है वो चेतना के स्तर को प्रकट करना। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन कबीर के लिए है, कबीर से बड़ा मूर्ति भंजक
इतिहास में दूसरा कोई नहीं है। यह कहना कि वे समाज सुधारक थे गलत है। यह कहना कि वे धर्म सुधारक थे और भी गलत है। यदि वे सुधारक थे तो रेडिकल सुधारक थे। वे धर्म के माध्यम से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे। वह कोई पंथ खड़ा करने के पक्षपाती नहीं थे। वे ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें न कोई हिंदू हो, न मुसलमान हो, न पूजा हो, न नमाज हो, न पंडित हो, न मौलवी हो, सिर्फ इंसान हो। ये महत्वपूर्ण कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। डॉक्टर बच्चन सिंह का। फिर अगला प्रश्न है कि कबीर का गर्व और दैन्य दोनों मनुष्य को उसकी परमात्मिकता की अनुभूति कराने वाले हैं। यह कथन किसका है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। जब कहीं कबीर का समर्थन करते हुए देखिए तो वो अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल दोनों हैं, उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ही सही होंगे, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर का पूर्ण समर्थन किया था, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के लिए व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग किया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर के संदर्भ में कहते हैं कि भाषा बहुत परिष्कृत और परमार्जित न होने पर भी कबीर की युक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय का नाम क्या है? वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। और यहाँ पे दिया हुआ है मध्वाचार्य जो थे उनका ब्रह्म संप्रदाय था, निम्बार्काचार्य का संकारी संप्रदाय था और रामानुजाचार्य का श्री संप्रदाय था। मध्वाचार्य का जो दर्शन था वो द्वैतवाद था, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद था, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद था और वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद था। श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ। निम्नलिखित में से किनके अनुकरण पर हुआ था? तो श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का जो समावेश हुआ था चैतन्य महाप्रभु के अनुकरण में हुआ था। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। यह कथन इतना ही कथन आता है, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, संसार अपार के पार सुगम रूप नौका लियो। ये नाभादास का कथन है तुलसीदास के लिए। उन्होंने भक्तमाल में यह कहा है। भक्तमाल इनकी रचना है नाभादास की, जिसकी रचना इन्होंने 1585 ईस्वी में किया था और इसमें 200 कवियों का जीवन परिचय उन्होंने 316 छप्पे छंदों में दिया था। खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक बारी आदिकालीन कवि अमीर खुसरो की है। फिर अगला प्रश्न है, सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रह जोर अरग करी कौ बरजय हम खात से किस खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न होता है? तो यह होता है विष। नखत वेद ग्रह जोर अरग करी को बरजय हम खात से खाए जाने वाले पदार्थ का विष अर्थ निष्पन्न होता है। 27 नक्षत्र हैं, 4 वेद हैं, 9 ग्रह हैं। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो आ जाता है 40 और जब इनको जो है 2 से भाग देते हैं हम तो आता है 20। तो 20 का अभिप्राय यहाँ पे विष से लिया गया है। अर्घ का अर्थ मतलब आधा करने पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि सूरदास बालक का हृदय लेकर पैदा हुए और बालक हृदय लेकर ही इस संसार का निवाह कर गए। ये
हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि वात्सल्य एवं श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आँखों से किया है उतना किसी और कवि ने नहीं। ये भी इम्पोर्टेंट कथन है और हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सूरदास की रचनाओं में सूरदास, साहित्य लहरी और सूरसारावली। रसखान का वास्तविक नाम था, रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था और भारतेंदु ने इनके लिए लिखा है, इन मुसलमानन हरिजनन पे कोटि के हिंदू वारगी। और रामचंद्र शुक्ल रसखान के लिए कहते हैं, प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार रसखान के सवैये से निकले कि जनसाधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी इनके कवित्व सवैयों को ही रसखान कहने लगे। जे कोई रसखान सुनाओ इनकी रचनाएं हैं। रसखान की रचनाओं में प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, अष्टयाम और दान लीला। तो इसमें प्रेम वाटिका और सुजान रसखान ही महत्वपूर्ण है। अष्टछाप की सर्वप्रथम प्रतिष्ठा किसने की थी? तो ये की थी वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल दास जी ने। कब किया था? तो 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में। अष्टछाप में 4 कवि विट्ठलनाथ के शिष्य थे, 4 विट्ठलनाथ के शिष्य और 4 वल्लभाचार्य के शिष्य। इनको लेकर विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। यहाँ वल्लभाचार्य के शिष्यों में कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंदास और विट्ठलनाथ के शिष्यों में गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। फिर अगला प्रश्न है, कमल दल नयनन की उन्मान, विसरत नाई सखी मोमन ते मंद मंद मुस्कान। यह किसकी पंक्ति है? तो ये रहीम की पंक्ति है। रहीम की रचनाओं में बरवै नायिका भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, श्रृंगार सोठा, खेट कौतुकम। खेट कौतुकम इनका ज्योतिष ग्रंथ है। ये भी प्रश्न आता है कि इनका कौन सा ग्रंथ ज्योतिष ग्रंथ है? तो खेट कौतुकम। प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करिए और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो वो भी कमेंट करिए। प्रश्नों को हमारे साथ हल करिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। बरसे मघा झकोर झकोर, मोर दुई नैन चुए जस ओरी। इस अर्धाली में आए हुए ओरी शब्द का अर्थ है। तो ओरी शब्द ये अवधी भाषा में लिखा गया है और अवधी भाषा में ओरी का अर्थ होता है छाजन से गिरने वाली पानी की धार। जायसी की पंक्ति है। पद्मावत के 12 मासा का एक हिस्सा है ये। जायसी की रचनाओं में पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा। पंडित और प्रवीणन को जो चित्त हरै सो कवित्त कहावै। पंडित और प्रवीणन को जो चित्त हरै सो कवित्त कहावै। यह पंक्ति है ठाकुर की। घनानंद की पंक्तियों में अति सूधो स्नेह कुमारक, जहाँ नैक सयापन बाँक नहीं। बिहारी की पंक्तियों में या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्ज्वल होय। देव का कथन है, विधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस। यहाँ अधम है, अधम 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 व्यंजना रस विरस उल्टी कहत प्रवीण। लिखन बैठी जाकी सभी गह गई गर्भ गरूर, भरना कते जगत के चतुर चितेरे कूर। उपर्युक्त दोहे के संदर्भ में बतलाएं कि निम्नलिखित में से किस कारण से चित्रकार नायिका की छवि को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाता। चित्रकार की आंखें चौधिया जाती थी। फिर है कि चित्र बनाकर जब मिलाया जाता तब तक रूप नए स्वरूप में बदल गया। घमंडी होने के कारण चित्रकार सही रूप देख नहीं पाते थे।
चित्रकार बैठकर चित्र बनाते थे, जिसके कारण पूरे रूप का अंकन नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। चित्र बनाकर जब मिलाया तब तक रूप नए स्वरूप में बदल जाता था। मतलब ये जो है लिखन बैठी जाकी सभी गह गई गर्भ गरूर, भर न कते जगत के चतुर चितेरे हो। मतलब नायिका के चित्र का बनाना बहुत ही कठिन था, क्योंकि जब तक उसका चित्र बनाया जाता था तब तक उसके चेहरे का भाव बदल जाता था, इसलिए चित्र बनाना बहुत कठिन है। छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? बंगला का अन्य विधाओं की तरह उसकी छायावादी कविता का भी अनुकरण छायावादी कवियों ने किया। बंगला का छायावादी साहित्य इतना उत्कृष्ट था कि उसका अनुकरण किए बगैर हिंदी के कवि रह नहीं सके। हिंदी के साहित्यकार हर किसी उत्कृष्ट साहित्य से उत्तम कोटि की रचनाओं को ग्रहण करते ही रहते हैं। बंगला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते आए हैं। यहाँ पर प्रश्न फिर से देखिए कि छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो ये नीचे का कथन जो है ये सही है कि बंगला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहे हैं। फिर है पुरातनता का यह निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल एक। यहाँ निर्मोह से अभिप्राय है सांप के शरीर पर लिपटी हुई केचुली। जो सांप रहता है तो बाद में जब अपनी वो निकाल देता है उसे ही निर्मोह कहते हैं, इसे केचुली बोलते हैं। विकल वासना के प्रतिनिधि से सब मुरझाए चले गए। यहाँ वे से तात्पर्य है सुरभिमय लालिमा युक्त मुखमंडल। देव सृष्टि के अहंकार देवगण काम वासना में डूबे हुए विलासी वृत्ति वाले फल चरित्र, स्त्रियों के कौणित कंकड़ के केसर कुंकुमित वक्ष स्थलों के पीछे दीवाने बने मनुष्यगण, विकल वासना के प्रतिनिधि वे मुरझाए चले गए। तो ये देवों के लिए है, देव सृष्टि के अहंकारी देवगण के लिए कहा गया है। फिर अगला प्रश्न है, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृत प्रदान। उपर्युक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल चुके को अमृत देने की बात कही गई है। ऐसा संभव होने का आधार है भूलने वाला सरलता से नया ज्ञान ग्रहण कर लेता है। भूलने वाला अपने क्षणभंगुर अस्तित्व को भुलाकर शाश्वत के प्रति चेतन होने की स्थिति में आ चुका है। अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है। अस्तित्व ज्ञान भूलने की बात अलग है और अमृत दान ग्रहण करने की बात अलग है। यहाँ प्रश्न को फिर से पढ़िए कि मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृत दान। तो इसके आधार पे यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि पद में अस्तित्व ज्ञान भूल चुके को अमृत देने की बात कही गई है, ऐसा संभव होने का आधार है। तो ऑप्शन सी इसमें सही है कि अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है, दिया इसमें। फिर सुमित्रानंदन पंत ने नौका विहार कविता में नौका विहार की तुलना जीवन के शाश्वत रूप से की है। जीवन रूपी नौका का विहार नित्य है, गंगा की धारा की तरह उस सृष्टि की रचना सनातन है, इसकी गति भी चिरंतन है। इस जगत की धारा के साथ जीवन का मिलन भी शाश्वत है। ये पद्य की पंक्तियां हैं। फिर अगला प्रश्न है, लख महाभाव मंगल पद तल धंस रहा गर्भ मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्च।
इन पंक्तियों में अप्रस्तुत विधान किया गया है, इसका आधार क्या है? मन के आसुरी भावों के मिटने के क्रम की दृश्यावली, पैरों तले रौंदने पर ही घमंडी के वश में आने की प्रवृत्ति, ब्रह्म प्रकृति में अंत प्रकृति के साक्षात्कार की दृश्यावली, बंगाली संस्कृत में महिषासुर मर्दिनी दुर्गा के स्वरूप की दृश्यावली। यहाँ प्रश्न को फिर से पढ़ लीजिए। जब प्रश्न बड़े हों तो कम से कम 1-2 बार पढ़ना चाहिए। असुर मंद हो रहा, लख महाभाव मंगल पद तल धंस रहा, गर मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्च। तो यहाँ पे मन के आसुरी भावों के मिटने के क्रम की दृश्यावली दी गई है। तो ये जो है निराला की पंक्ति है और अनामिका कविता में यह संग्रहित है। अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान, मुक्तिबोध द्वारा किया गया यह कथन किस विशेष मन स्थिति का द्योतक है? असहायता, भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असह स्थिति, कभी पूरा न करने की लाचारी, राक्षसी वृत्ति का सामना न कर पाने की चिंता। अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? तो ये भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असह्य स्थिति। अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान, मुक्तिबोध द्वारा किया गया यह कथन भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असह्य स्थिति विशेष का मन स्थिति का द्योतक है। उक्त कथन गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस, जो कि 1957 में लिखी गई थी, वर्णित है। ब्रह्म राक्षस कविता में कवि ने ब्रह्म राक्षस के मिथक के जरिए बुद्धिजीवी वर्ग के द्वंद्व और आम जनता से उसके अलगाव की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। इस कविता के संदेश को यदि एक पंक्ति में व्यक्त करना हो तो कहा जा सकता है कि अच्छे व बुरे के संघर्ष से भी उग्रतर अच्छे उससे अधिक अच्छे बीच का संघर्ष है। बीच का ये संघर्ष है। अच्छे व बुरे के संघर्ष से भी उग्रतर अच्छे व उससे अधिक अच्छे बीच का संघर्ष। इस प्रकार से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। चैनल पे बने रहिए, प्रश्नों को पूरा देखिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।